हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। पहले दो लेक्चर में हम लोग ऑर्डर और मोलिकुलरिटी पर चर्चा किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक ना। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सवाल आएगा और बोर्ड में भी सवाल आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर में बहुत सारा पढ़ना है। पैरेलल है, साइमल्टेनियसली है, बहुत सारा है। तो वन बाय वन हम लोग सबको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा, ठीक है ना। तो पहला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कुछ सिंपल सा यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ हम लोग करेंगे। आप जानते हैं, मैं मैथ के स्टूडेंट सब और बेहतर जानता है। जो बायो का होगा वो पता कर लेगा मैथ वाले टीचर से। देखिए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। देखिए, इसको हम लोग पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो यह है कि एक कोई रिएक्शन लेते हैं। जैसे मान लो कि एक कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। एक कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम लोग इसका पहले डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे। तो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने में हम क्या बताए थे कि रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सिंपली समझो। अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब चूंकि यह रिएक्टेंट है तो इसमें हम लोग वर्ड यूज करेंगे माइनस। आप जानते हैं माइनस का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ ए टाइम के साथ लगातार घट रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग रेट लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, के आई इंटू ए। यहाँ पर हम जीरो डालेंगे क्योंकि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए वो कितना है, जीरो है। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए जीरो है हमारा। गौर से देखो, किसी भी बेस पर अगर पावर हम जीरो डाल देते हैं तो वह कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ a का पावर हम जीरो रखे हुए हैं, ठीक है। a का पावर जीरो रखे तो वो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो रेट होगा वो सिर्फ किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। इस पर लेक्चर 1 में भी चर्चा किए हुए हैं। इसका मतलब यह है, अब एक देखो, इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इक्वेट करेंगे तो देखो माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और ए का पावर जीरो। तो फाइनल हम इसको लिख लेंगे तो माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज independent of initial concentration of reactant देख लिया। देखो, जब यहाँ पर हम a का वैल्यू जीरो डाल रहे हैं, जब जीरो डाल देंगे तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो रेट जो था, रेट किसके बराबर हो गया, k के बराबर हो गया। और k एक हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल क्लियर है कि के का जो है उसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब
नहीं है। ठीक है, अब एक काम करो, हम डी टी को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है ना, के इंटू डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, डी टी। देखो जब यहाँ टाइम हम जीरो लेंगे, टाइम अगर हम जीरो लेंगे तो कंसंट्रेशन जो होगा वो सी नॉट के बराबर होगा, और टाइम को अगर हम टी लेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा सी टी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी टी, पूरे को मिटा दो, डी ए, ठीक है, सी नॉट सी टी माइनस रहेगा, ये हमारा इंटीग्रेशन है। देखो छोटा सा एक फॉर्मूला है, डी एक्स का अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना होगा तो यह एक्स होगा, तो यहाँ डी है तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए। याद रखना डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब देखो तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए, इसका अपर लिमिट कितना है, सी टी है, और लोअर लिमिट कितना है, सी नॉट है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ फिर उसी तरह से डी टी है तो टी हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा टी, और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, हम इसको पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी टी माइनस इंटू सी नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस 0। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के इंटू टी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी नॉट और सी टी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जब हम लोग रिएक्शन शुरू किए थे उस टाइम का कंसंट्रेशन है, कौन सा, सी टी, और सी नॉट और सी टी किसको कहते हैं, जब रिएक्शन शुरू हो जाता है तो टी समय के बाद जो कंसंट्रेशन बचेगा ना उसको हम लोग सी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हियर सी नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन and Ct is concentration left after टाइम टी समय के बाद का बचा हुआ कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, उसको हम लोग सी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक चीज और देखो, इस इक्वेशन को मान लेना, 1 मान लिए ना, तो सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के इंटू टी। एक काम और करो, जैसे मान लेते हैं कि लेट 1 मोल पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, हर समय पर जो रिएक्टेंट है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट है, उसमें से कितना कंज्यूम्ड हो रहा है, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू एक्स, या आप लिख सकते हो के टी इज इक्वल टू एक्स। हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ही हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो तो इक्वेशन 1 and 2 are known as
इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन याद रखना, ठीक है ना। उसी दोनों इक्वेशन के जैसे प्रीवियस इक्वेशन देखो क्या बोल रहा है कि ये वाला इक्वेशन, एक तो हमारा ये इक्वेशन आया और दूसरा हमारा ये वाला इक्वेशन आया। ये कब इक्वेशन आएगा? जब हम लोग सपोज कर लेंगे कि 1 मोल पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट कंटिन्यूसली टाइम के साथ कंज्यूम्ड हो रहा है तब। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ही हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब आओ आगे। अब देखो यहाँ से भी हम लोग कुछ काम करने वाले हैं कि ठीक है ना। इसको हम अब क्या करेंगे कि ग्राफ में बना के देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ का है, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। देखो यहाँ पर हमारा पहला जो इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन कौन सा है? C0 माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। हमको इसको लेके जाना है y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ पर। तो देखो हम क्या करते हैं कि के टी को इधर लाते हैं और सी टी को उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू C0 माइनस के टी। तुम्हारा C0 क्या है? C0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, के कांस्टेंट है, टी टाइम है और ct जो है टी समय के बाद का बचा हुआ कंसंट्रेशन है। अब चूंकि देखो होता है y बराबर mx प्लस सी, इसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ct इज इक्वल टू C0 प्लस इंटू माइनस के इंटू टी, ठीक है, माइनस के इंटू टी। तो यहाँ से देखो फिर माइनस और प्लस को गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तो ये फॉर्म में आ गया। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, y है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, c है, और प्लस ये क्या हो गया m, और ये हो गया तुम्हारा x। तो y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। आओ देखते हैं कैसे होगा, ठीक। अब देखो हम ग्राफ जो ले रहे हैं वो होगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन लिख देते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि इसको हम लोग लेते हैं कि यहाँ C0 है और यहाँ लेते हैं हम लोग टाइम है, ठीक है ना। तो y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन देखो इसमें ये जो निगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है कि कंटिन्यूअसली इस इक्वेशन में इनिशियल रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। एक तो इसको याद रखना। दूसरा अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरा ग्राफ, तो हमको पता है कि x इज इक्वल टू क्या है, k इंटू टी। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू k इंटू टी। अगर हम इसमें जीरो जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी हमारे पास जो ग्राफ आया है क्या हो गया, y m x और यहाँ पर c हो गया। तो इसका भी ग्राफ कैसा होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन होगा तो इसमें देखो क्या है, x और टाइम, मतलब टाइम के रेफरेंस में जितना ज़्यादा टाइम आगे की तरफ जाएगा उतना ही इनिशियल रिएक्टेंट जो है उससे कंज्यूम्ड होगा। तो यहाँ पर x और t में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। तो इसके लिए इसका जो ग्राफ हो जाएगा, ये x है और यहाँ टाइम है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ है और ओवरऑल इसी को हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये इसका डेरिवेशन है। दूसरा पॉइंट देखो,
दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम को हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं T50%, या और हम लोग इसको लिख सकते हैं T1/2। समझ गए ना? T1/2, या और तुम लिख सकते हो T50%। तो देखो हाफ लाइफ टाइम किसको कहते हैं? किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, उतना समय जिस टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। जैसे मान लो कि 5 मोल पर लीटर है, 5 मोल पर लीटर है, ठीक है, इसको हाफ होने में 10 मिनट का टाइम लगा है, ठीक है ना? कितना मिनट यूज हुआ है? 10 मिनट। इसका मतलब यह है कि यह पार्टिकुलर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कितना हो गया? 10 मिनट हो गया, ठीक है। अगर कोई मान लो कि 8 मोल पर लीटर है, 8 मोल पर लीटर है, इसको हमको हाफ करना है, तो इसको हाफ करने में मान लो कि 75 मिनट लगा है, तो कहीं आप क्लियर बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कितना मिनट हुआ? 75 मिनट हुआ, 75 मिनट हुआ। समझ गए ना बात को? ठीक है, तो ये होता है हाफ लाइफ टाइम का डिफिनीशन। तो हाफ लाइफ टाइम को आप याद रखिएगा। हाफ लाइफ टाइम किसको कहते हैं? द टाइम रिक्वायर्ड विच इज रीच द हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, वह टाइम जो इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा पहुंचने में लगे, उसी टाइम को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? द टाइम required to reach the half of its initial concentration, ठीक है ना, is called half life time, ठीक है। जिस टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ टाइम, याद रखना, ठीक है। अब हाफ लाइफ टाइम के लिए हम लोग इसका मैथमेटिकल एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, इसको नोट करने के बाद देखो, ठीक है ना, नोट कर लिया, देखो मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग हाफ लाइफ टाइम के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है कि C0 - CT = KT। अगर हम लोग लेते हैं कि T जो है वो हो जाए T1/2, मतलब T कितना हो जाए? T1/2। तो जैसे T1/2 होगा तो ये CT जो है ये क्या है? T समय का बाद का बचा हुआ कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T। अगर हम T को हाफ कर लेते हैं तो उस कंडीशन में CT कितने के बराबर हो जाएगा? C0/2 का। किसके बराबर हो जाएगा? C0/2 का। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? KT1/2 = C0 - C0/2। CT के जगह पर पुट कर देना C0/2 और T हाफ T के जगह पर पुट कर देना। यहाँ LCM लोगे तो क्या हो जाएगा? 2, इसके डिवाइड में 1 है तो ये हो जाएगा C0 और -2 C0 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? C0। तो यहाँ इसको सोल्व करोगे तो T1/2 = देखो एक घट जाएगा तो C0, क्या बचेगा बोलो? C0/2, और इधर K है। गौर से देखो तो पता चलेगा, इस K को इधर मल्टीप्लाई में है, हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा T1/2 = C0/2K, ठीक है। यहाँ K क्या है? K कांस्टेंट है, ठीक है ना, K कांस्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C0 का। इसका मतलब
जितना बड़ा, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा उसका टी हाफ होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि टी हाफ इज डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। और याद रखना, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा इसका टी हाफ होगा। तुम अगर इसको ग्राफ से समझना चाहते हो तो देख लो, यहाँ क्या है टी हाफ, और यहाँ तुम्हारा हो जाएगा सी नॉट। के तो कांस्टेंट है, तो सी नॉट और T1/2 का जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जितना वाला इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उतना ही बड़ा T1/2 होगा। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। यहाँ पर तुम सी नॉट लिए, ए नॉट वगैरह जो भी मर्जी ले सकते हो। तो ये था मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसका हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन में रिलेशन क्या है आप उसको समझ चुके हैं। इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारा बनेगा। हम लोग क्या करेंगे कि इस लेक्चर में एक और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है ना, सवाल बहुत आएगा यहाँ से, हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, PYQ भी करेंगे, तो उसमें देखना फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, NCERT में भी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का ही दिया हुआ है और सीडो फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत सारा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम लोग सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ लेंगे, थर्ड ऑर्डर भी पढ़ लेंगे। ठीक, तब देखो इसमें है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोसेस जो था प्रीवियस वाले प्रोसेस से ही टैली करेगा, जैसा हुआ वैसा ही यह होगा। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो हम लोग इसको शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसमें भी हम लोग एक रिएक्शन लेंगे फॉर रिएक्शन मान लो कि ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे। तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देना ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, यहाँ कितना हो जाएगा 1, ऑर्डर 1 के बराबर हो जाएगा। तो डिफरेंशियल रेट लॉ में क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा के और कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1। इस केस में तुम देखो कि के कांस्टेंट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। here k is depends upon initial concentration of reactant। याद रहेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से शुरू करना, ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस दोनों रेट को, चूंकि पार्टिकुलर एक ही केमिकल रिएक्शन का है, तो इस दोनों रेट को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है ना, और जब बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, और ए का पावर 1 है। अब 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक काम करो, डी टी को उधर भेज दो और ए को इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी, समझ रहे ना, सॉरी डी ए बाई डी टी नहीं करना था, डी ए और बाई ए, इधर से यह आएगा तो क्या हो जाएगा ए, और इज इक्वल टू बोलो के इंटू डी टी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि दोनों साइड फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो बाहर ले लेंगे, डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी टी। ठीक, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं कि यह सी नॉट है और यह सी टी है। सी नॉट कब होगा, जब टाइम 0 होगा तब, और सी टी कब होगा, जब टाइम टी होगा तब। ठीक है, आपको पता है। देखो अब यहाँ पर सी नॉट किसको कहते हैं वो देख लो, ठीक है ना, सी नॉट किसे कहते हैं वो देख लो।
तो सी नॉट हियर सी नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, याद रखना इनिशियल कंसंट्रेशन। 12 बोर्ड में 5-5 नंबर का इससे न्यूमेरिकल रहता है, डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछ देगा, समझ रहे हो। तो सी नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड सी टी इज concentration left after time t समय का बाद का बचा हुआ कंसंट्रेशन है, तो आफ्टर टाइम t, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग इसको कि इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला देखो याद रखना। इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला देखो याद रखना, dx और बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, dx बाई एक्स बराबर होता है log x, ठीक, याद रखिएगा, बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ डी ए बाई ए है और निगेटिव है, तो इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए, और इसका अपर लिमिट जो होगा वो सी टी और लोअर लिमिट हो जाएगा सी नॉट और इज इक्वल टू सी नॉट। अब इसका डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, और के कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा टी। अपर लिमिट देखो कितना है, यहाँ पर टी है, तो अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एल एन सी टी और माइनस इंटू माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू के और इंटू टी और माइनस 0, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल एन सी नॉट और माइनस एल एन सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू टी, ठीक है। अब देखो लॉग ए बाई बी, थोड़ा देर के बाद हम लॉग का चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमको लॉग का यूज करना है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ लॉग ए बाई बी बराबर होता है, लॉग ए बाई बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इस केस में देखो लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो हम इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा एल एन सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के इंटू टी, ठीक है। अब देखो आगे जैसे एल एन सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी है। अब देखो हम फिर से इसको नोट कर लिया। अब देखो जो इक्वेशन था कि एल एन सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के इंटू टी, तो यहाँ से हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी, ठीक है। ये एक बेहतरीन इक्वेशन है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बात देखो, ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है ना, एक रिएक्टेंट ये है ए, और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। अगर हम मान लेते हैं कि इनिशियली सबसे पहले शुरुआत में इनिशियली किसका था सी नॉट, अगर इसको हम मान लेते हैं कि ए है, ए मोल पर लीटर है, कितना ए मोल पर लीटर है, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। और देखो आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद यह कितना हो जाएगा, और टी समय के बाद जो कंसंट्रेशन है वो कौन सा है सी टी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स। तो देखो सी नॉट बराबर ए है और सी टी ए है, यहाँ ए जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसका हम बताएंगे यूज़ कहाँ करना है। तो अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को अगर लिखते हैं तो के टी बराबर क्या हो जाएगा, के टी बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी
को हम लोग बदल लेंगे सी नॉट के लिए ए बाई ए माइनस एक्स, तो एक हमारा ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कहेंगे, इक्वेशन 2 कहेंगे। देखो इसको यूज कैसे करना है ना, हम बताते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 कहेंगे। देखो सिंपल सा बात है, जब कभी भी अगर इसको यूज हम लोग करेंगे परसेंटेज आर गिवन, ठीक है ना, गिवन मतलब परसेंटेज डिसअपियरेंस बोल सकते हो, मतलब परसेंटेज देगा तब हम लोग ये यूज करेंगे। इसमें हमेशा ए का जो वैल्यू होगा ना वो 100% लेना। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें ए का वैल्यू, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बताएंगे, तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 100%। एक्स क्या है कि कितना परसेंट कंज्यूम्ड किया है, ठीक है ना, कितना परसेंट, परसेंटेज कंजम्पशंस, परसेंटेज कंजम्पशंस। ठीक है, एक्स को क्या बोलेंगे, परसेंटेज कंजम्पशंस। तो हम लोग इसका यूज करेंगे। देखो इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 आर known as integrated rate law for first order reaction, integrated rate law for first order reaction, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का क्या हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दे, नोट कर लो। देखो ठीक है, बेहतर है। देखो इसका हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसमें देखो जो भी इक्वेशंस है हमारे पास हम उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। दूसरे नंबर में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। इसका कब इस्तेमाल करेंगे, जब परसेंटेज कंजम्पशंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, इसी फॉर्मूला को हम फिर से लिख रहे हैं, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी नॉट बाई सी टी। समझ गए, ये हमारे पास 3 फॉर्मूला है। इसी तीनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि बनाएंगे रिएक्शन। अब देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1, पहला पॉइंट में हम लोग इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। तो के टी एल एन सी नॉट बाई सी टी। ठीक है, इसका नेचुरल बेस ई जो है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हम इसको सी नॉट बाई सी टी लिख सकते हैं ई टू द पावर के टी। ठीक है, सी नॉट बाई सी टी ई टू द पावर कितना लिख सकते हैं, के टी। अब देखो हम क्या करेंगे कि दोनों को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे सी टी को ऊपर कर देते हैं और बाई सी नॉट, तो यह कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के टी। कैसे हुआ, तो देखो जैसे हम फिर इसको हटा देंगे, 1 बाई सी नॉट बाई सी टी और इज इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर के टी। अगर हम लिखते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, तो ई का पावर माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसीलिए लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, सी टी इज इक्वल टू सी टी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। अब देखो इसी को थोड़ा सा हम और काम कर लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे
कि अब इस सी नॉट को उधर भेज देते हैं, तो सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट और इन टू ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखो तो पता ये चल रहा है कि सी नॉट जो है टाइम के साथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इक्वेशन this equation is known as exponential rate law for first order reaction, in which जिसमें in which the concentration of reactant decreases with time, ठीक है, टाइम के साथ लगातार घट रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट लॉ और एक्सपोनेंशियल रेट इक्वेशन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो है ना सिंपल सी बात, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 2, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग पॉइंट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि दोनों तरफ से इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 से। ठीक है, क्या कर लेंगे, 1 से, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है ना, इतने पॉइंट को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, याद रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन which is equal to 1 माइनस ई टू द पावर के टी। याद रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस सी टी बाई सी नॉट को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, इसका तीसरा पॉइंट हम बनाते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, समझ गए। इसका तीसरा पॉइंट हम बनाएंगे। देखो इसका तीसरा पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर कितना हो गया, 3। तो पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास जो इक्वेशन था एक्सपोनेंशियल बेस का, एक्सपोनेंशियल रेट लॉ का, वो क्या था, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट और इन टू ई रेस टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, ई रेस टू द पावर माइनस के टी, इसका मतलब क्या है, ई का पावर के टी डिवाइड में आ जाएगा और वो सी नॉट हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा वो 100% कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, 100% कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू द कंप्लीशन स्टेज, दैट इज 100% कंजम्पशन। ठीक है, इट ओनली व्हेन पॉसिबल द टाइम इज इनफाइनाइट। ये कब संभव होगा, जब टाइम इनफाइनाइट रहेगा तब। समझ रहे ना बात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is never complete, that is never complete, that is C naught is not equal to, that is C naught
इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी C0 0 नहीं होगा। इट पॉसिबल only when the time is infinite। यह कब पॉसिबल होगा? जब टाइम इनफाइनाइट रहेगा तब, नहीं तो नहीं होने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद देखो इसका प्रॉपर्टीज नंबर 4, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रॉपर्टीज नंबर कितना हो जाएगा? 4। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि के टी इज इक्वल टू 2.303 log C0 बाई CT। के टी इज इक्वल टू 2.303 log C0 बाई CT। यहाँ पर गौर करो, अगर हम टी हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालते हैं, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, टी को मान लेते हैं T1/2, ठीक। तो यहाँ से CT कितने बराबर हो जाएगा? C0/2 के। CT किसके बराबर हो जाएगा? C0/2 के। एक काम करो, ये जो दोनों वैल्यू हम लोगों का आया है, इस दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे 0 ऑर्डर में निकाले थे वैसे फर्स्ट ऑर्डर में निकालेंगे, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो इस दोनों को अगर हम इसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा कि के T1/2, देखो ध्यान से, टी को हम क्या किए, T1/2 इज इक्वल टू 2.303 लॉग C0 है तो C0 रहेगा अब बाई CT का वैल्यू कितना है? CT का वैल्यू है C0/2। अब हम लोग क्या करेंगे, C0/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, C0 से C0 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो तो 2.303 और log 2, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल इक्वेशन आ जाएगा कि T हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई के। यहाँ से समझो थोड़ा सा एक पॉइंट, जैसे log 2 का वैल्यू कितना होता है? log 2 का वैल्यू 0.30, log 2 इज इक्वल टू 0.30। हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, T1/2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.30 बाई के। इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो T1/2 जो होगा वो आ जाएगा 0.693 बाई के। देखो याद रखना, चाहे रिएक्टेंट कोई भी हो, T1/2 जो होगा, T1/2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ इसको इनिशियल कंसंट्रेशन से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन 0 ऑर्डर में हम आपको क्या बताए थे कि टी हाफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इस केस में हमको कोई मतलब नहीं है किससे, बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन से। टी हाफ निकालने के लिए चाहे 5 मोल पर लीटर हो, चाहे 10 मोल पर लीटर हो, उससे कोई भी बहस हम लोगों का नहीं है, ठीक है। चलो इतना बात को याद रखना। यहाँ के क्या है तो कांस्टेंट है, और 0.693 क्या है तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि टी हाफ ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज कांस्टेंट बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, अलग होगा अलग अलग रिएक्शन के लिए। लेकिन टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर पूछे तो क्या बोलना कि 0 होगा, ठीक है ना। तो देखो हम लिख देते हैं कि टी हाफ इज कांस्टेंट, it means independent for initial concentration
फॉर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रहेगा। चलो बढ़िया है, अच्छा है, ठीक। तो ये था। उसके बाद देखो, जैसे हम एक पॉइंट हम लिखे थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पॉइंट नंबर 3 में कि कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये निर्भर करता है पार्टिकुलर एक फ्रैक्शन पर, ठीक है ना, पार्टिकुलर एक फ्रैक्शन पर निर्भर करता है, ठीक है। आप इसको नोट करो। इसके बाद जैसे पॉइंट नंबर 4 में हाफ लाइफ टाइम समझ में आ गया, कितना होता है 31/2, 0.693/K। इसके बाद देखो एक और पॉइंट है, इसको 5वां पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है कि 5 नंबर में सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन टू complete, reaction for फर्स्ट ऑर्डर टू कंप्लीट। इस बात को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना बात। जैसे मान लो कि अगर करा T75%, तो इसका मतलब T75% का मतलब समझा, T75% का और तुम क्या लिख सकते हो, T3/4 भी लिख सकते हो। तो इससे कोरिलेट करना था 2 into T हाफ हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से हमको दे दे जैसे T87.5, तो ये हो जाएगा 3 into T हाफ, ठीक। अगर इसी तरह से हमको दे दे T इज इक्वल टू 99.5, तो ये हो जाएगा 10 into T हाफ। तो ये कुछ रिलेशन है इस तरह का, आप इसको याद रखेंगे, हम लोगों को प्रॉब्लम बनाने में बहुत मदद करने वाला है। देखो इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमको एक चीज़ आया, लॉग का वैल्यू निकालना आना चाहिए, लॉग का यूज होने वाला है। तो ये 4th लेक्चर जब हम इसको हम करेंगे, हम लोग 4था लेक्चर पर काम जब करेंगे तो हम लोग उसमें करेंगे क्या कि पहले हम लोग लॉग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, लॉग हम लोग निकालते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर कितने टाइप्स का होता है, जैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, साइमल्टेनियसली फर्स्ट ऑर्डर है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।